हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ओवर्स। आज वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए लेसन 5 शुष्क कृषि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, पार्ट 2 के अंदर पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था। अब देखो, राजस्थान के पार्ट 1 में हमने राजस्थान के अंदर जो पाए जाने वाले, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा था? 10 कृषि जलवायु खंडों में हमने उसको विभक्त किया था। तो अब देखो कि 10 के अंदर हमने विभक्त करने के बाद में हमारा जो नया पॉइंट है वो किस रूप से स्टार्ट होता है, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो कि इस प्रकार से शुष्क कृषि के परिक्षेत्र के अंदर देखते हैं। तो अब देखो, राजस्थान के अंदर शुष्क कृषि का महत्व, राजस्थान परिक्षेत्र में शुष्क कृषि का महत्व। राजस्थान परिक्षेत्र में परिप्रेक्ष्य राजस्थान परिप्रेक्ष्य में शुष्क कृषि का महत्व। अब देखो, राजस्थान परिप्रेक्ष्य में शुष्क कृषि का महत्व किस प्रकार से है। तो देखो, करते हैं हम अपनी क्लास को कंटिन्यू। तो लिखो, अब देखो राजस्थान क्या है, यानी कि इसका जो लगभग क्या है 70% जो भाग है, 70% का जो भाग है वो क्या है बेटा, असिंचित है। क्या? असिंचित है। तो यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो कौन सी कृषि? शुष्क या वर्षा आधारित कृषि। शुष्क या वर्षा आधारित कृषि की जाती है। अब शुष्क और वर्षा आधारित अगर कहीं पे कृषि की जाती है तो वो किस क्षेत्र में होगा? सूखे क्षेत्र में, जल के स्रोत कम होने पर, जल के स्रोत कमी होने पर। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर मान लो हम कृषि का उपयोग करते हैं, शुष्क कृषि का महत्व देखते हैं। तो लिखो बेटा, राज्य में 70% से अधिक, 70% से अधिक क्षेत्रफल असिंचित होने के साथ, असिंचित होने से फसल उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है। अगला लाइन से लिखो, राज्य के पश्चिमी भाग में औसत वर्षा, हाँ तो बेटा लिखो बेटा, राज्य के पश्चिमी भाग में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 300 mm, 100 से 300 mm तथा पूर्वी भाग में 500 से 1000 mm, 500 से 1000 mm वर्षा प्राप्त होती है। अतः राज्य की औसत वर्षा 575.1 mm। देखो, पश्चिमी भाग में कितनी हो रही है? 100 से 300, और पूर्वी भाग में 500 से 1000 mm। तो औसत वार्षिक वर्षा
औसत वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 575.1 mm। तो लिखो बेटा औसत वार्षिक वर्षा 575.1 mm है। .1 mm है। ऐसे में किसान को उन्नत कृषि तकनीकी अपनाना फायदेमंद रहता है। अगली लाइन में लिखो, राज्य में निम्न पारिस्थितिकी कारणों से शुष्क कृषि अपनाया जाना जरूरी है। एक नंबर पे देखो बेटा कौन सा कारण है, लिखो जलवायु संबंधी कारण। अब देखो बेटा जलवायु संबंधी कारण है, तो जलवायु संबंधी कारण का मतलब है यानी कि हमारे यहाँ पर जो भौगोलिक कंडीशन है, एक तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार, मानसूनी पवनों के समांतर होना, तो यहाँ पर टकराव वाली, जैसे पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी भाग में कोई भी पर्वत अवरोध नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि जो प्रशांत महासागर से जो मानसूनी पवनें आती हैं वो बिना रुके कहाँ पे चली जाती है, लगभग पंजाब हरियाणा की हिमाचल तक पहुँच जाती है। तो बीच में बगैर वर्षा किए हुए, तो इसे क्या हो जाता है यानी कि हाँ वृष्टि छाया प्रदेश तो रहता है लेकिन वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। तो लिखो राज्य में कुल वर्षा का 90% से अधिक भाग, 90% से अधिक भाग जून से मध्य सितंबर तक प्राप्त होता है, तथा मानसून काल 40 से 80 दिन तक रहता है, तथा वर्षा की अनियमितता के कारण किसान को फसल प्रबंधन कठिनाइयों का सामना करना होता है। वहीं पर मई जून महीने में तापमान 40 से 48 डिग्री सेल्सियस होने पर 40 से 48 डिग्री सेल्सियस होने पर किसान को 40 से 48 डिग्री सेल्सियस होने पर किसान को कम जल मांग वाली तीव्र
कम जलमांग व तीव्र वृद्धि करने वाली, कम जलमांग व तीव्र वृद्धि करने वाली तथा सूखा सहनशील फसलें अपनाना अत्यंत जरूरी है, अपनाना अत्यंत जरूरी है। दूसरा, दूसरा कौन सा कारण है? मृदा संबंधी कारण। समझ रहे हो? मृदा संबंधी कारण। अब देखो मृदा संबंधी कारण कौन कौन से हैं, मृदा से संबंधित कारण कौन कौन से हैं। देखो बेटा मृदा से संबंधित कारण कौन कौन से होंगे, देखो आ जाओ मृदा के ऊपर। अब देखो मृदा से संबंधित कारण में क्या है कि राजस्थान में लगभग 8-9 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। पश्चिमी भाग में देखें तो कौन सी आ जाएगी? रेतीली। पूर्वी भाग में देखें तो जलोढ़। उत्तरी भाग में देखें तो कौन सी भाग आ जाएगी? दोमट और रेतीली भी है। दक्षिणी भाग में देखें तो कौन सी आ जाएगी? पथरीली और काली लाल। तो राजस्थान के अंदर क्या है इनके यहाँ पे, जैसे मान लो काली मृदा, दोमट मृदा, ये दोनों उपजाऊ है, तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या है? रेतीली मृदा पाई जाना। लगभग राजस्थान के अंदर 10 से 12 जिलों में क्या है? रेगिस्तान का विस्तार है। वहाँ पे क्या है? लगभग 2/3 भाग में, 2/3 क्षेत्रफल के अंदर क्या पाई जाती है? रेतीली मृदा का प्रेजेंट होना जरूरी है। जो क्या है? अधिक जल मांग होती है उसकी, और कम उपजाऊ होने के कारण क्या होती है? हमारा फसल उत्पादन घट जाता है। तो ये भी एक कारण है। मृदा संबंधित कारण तो लिखो बेटा इसमें, लिखो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर रेतीली मृदा, रेतीली मृदा पाई जाती है, पाई जाती है। जैसे जैसे बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व चूरू जिलों में, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व चूरू जिले में, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व चूरू जिले में पाई जाने वाली मृदा, पाई जाने वाली मृदा में उपजाऊपन, उपजाऊपन बहुत कम है, उपजाऊपन बहुत कम। हाँ देखो बेटा, पाई जाने वाली मृदा में उपजाऊपन बहुत कम है। इन मृदाओं में, इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.5% से भी कम पाई जाती है, 0.5% से भी कम पाई जाती है, 0.5% से भी कम पाई जाती है। आगे लिखो। साथ ही जल धारण क्षमता भी कम होने के कारण, साथ ही जल धारण क्षमता भी कम होने के कारण, कम होने के कारण और वाष्पीकरण अधिक होने से, वाष्पीकरण अधिक होने से उच्च तापमान आदि से लवणीयता व क्षारीयता का दोष उत्पन्न हो जाता है, लवणीयता व क्षारीयता का गुण उत्पन्न हो जाता है।
लवणीयता व क्षारीयता का गुण उत्पन्न हो जाता है। अगला लाइन में लिखो, ऐसी मृदाओं में नमी संरक्षण के उपाय मल्च का प्रयोग कार्बनिक खादों का प्रयोग आदि करना चाहिए जिससे कि अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त किया जा सके। अब देखो बेटा, तीसरा कारण है फसल प्रबंधन संबंधी कारण। फसल प्रबंधन संबंधी कारण, तो देखो बेटा, फसल प्रबंधन संबंधी कारण कौन सा है कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा फसल उत्पादन बढ़ सके, तो फसलों का प्रबंधन किस प्रकार से करें। तो लिखो, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में किसान जानकारी के अभाव में लंबी अवधि व अधिक जलमांग वाली फसलों का चुनाव करता है जिससे कम उपज प्राप्त होती है। ऐसे में किसान को कम अवधि व कम जलमांग तथा शीघ्र वृद्धि करने वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। साथ ही शुष्क कृषि तकनीकी अपनाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो बेटा, शुष्क कृषि के सिद्धांत। अब देखो, शुष्क कृषि के सिद्धांत क्या क्या है। तो देखो, शुष्क पॉइंट डालो, शुष्क कृषि के सिद्धांत। देखो पॉइंट, शुष्क कृषि के सिद्धांत लिख लिया पॉइंट। शुष्क कृषि का सिद्धांत क्या क्या है। तो देखो, शुष्क कृषि अपनाने से पहले हमें कौन कौन से सिद्धांतों की पालना करना जरूरी है, तो वो इम्पोर्टेंट है बेटा। शुष्क कृषि अपनाने से पहले हमें कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, तो उन सिद्धांतों का एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनको कि हम अपनाने से हमारी को अच्छा फसल उत्पादन भी प्राप्त हो, अच्छा तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त हो, वो सभी वगैरह वगैरह जो भी हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला सिद्धांत कौन सा है, लिखते रहो बेटा, नमी संरक्षण का
सिद्धांत। अब देखो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, नमी संरक्षण के सिद्धांत वगैरह। हम नमी का संरक्षण किस प्रकार से करें, तो देखो नमी संरक्षण किस प्रकार से करें। 1 नंबर लगाया, अब इसमें 1 नंबर लगाओ या ए लगा लो, इसको ए कर लो। अब देखो नमी का संरक्षण करने के लिए हमें कौन कौन से सिद्धांत, क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि हमारी मर्दा के अंदर नमी का संरक्षण हो सके, मतलब वाष्पीकरण की दर कम से कम हो, मर्दा में जल धारण क्षमता बढ़ सके वगैरह वगैरह, जो भी जो सिद्धांत है वो देखते हैं। तो देखो पहला सिद्धांत है मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाना। मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाना। अब देखो मृदा में जल धारण क्षमता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। देखो बेटा एक बार, जैसे मान लो सिद्धांतों को समझना और उसके अंदर एक लाइन टू लिख लेना। जैसे मान लो ये मृदा के कण है, रेतीली मृदा के अंदर कण, जितने कण ज़्यादा मोटे होंगे उतना ही उनमें व्यास क्या हो जाता है, अंतरा मृदा कणीय व्यास क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब उनमें गैप ज़्यादा हो जाता है। अब इन मृदाओं का ये जो गैप है, कणों को तो हम तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते ना, हाँ, तो इसका जो व्यास है, ये जो बीच का स्थान है, इसको कैसे कम करें। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, हाँ, कि हम यहाँ पे जैसे मान लो खाद में एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मैं लिखना मत इसको, एग्जाम्पल के तौर पे यूरिया, तो यूरिया से वाष्पीकरण हो रहा है, तो इसमें तो यूरिया से क्या आएगा, साल्ट की मात्रा आएगी, साल्ट आएगा, तो साल्ट तो पहले ही ज़्यादा है इसमें, समझ रहे हो, साल्ट तो क्या है, पहले से ही अधिक है। अब साल्ट अधिक है तो क्या हो जाएगा कि इसमें ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे क्या करें, अब यूरिया में कोई ऐसा कारक आता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, दूसरी चीज़ इसमें लिखो एक्स लगा करके 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर कार्बनिक खाद का प्रयोग, खाद का प्रयोग करें। 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर कार्बनिक खाद का प्रयोग करें। अब क्या होगा, जैसे ही कार्बनिक खाद इसमें डालेंगे, गोबर की खाद या मान लो फसल की क्या उससे खाद, जो भी खाद है कार्बनिक खाद के रूप में, तो क्या होगा, वो गलेगा। अब कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर धीरे धीरे जमना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे ये जमेंगे इस प्रकार से, इसके अंदर जो रंध्र अवकाश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जल है वो यहाँ पे आकर के ही रुक जाता है। तो मृदा में क्या हो जाएगी, जल धारण क्षमता, मतलब कि जल को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोक करके रखने में सहायक होगा। लिख लिया, इसके अंदर एक लाइन लिख लो, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर कार्बनिक खाद का प्रयोग करें। दूसरा लिखो इसी के अंदर अगली लाइन में, रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद, रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गहरी जुताई करें, गहरी जुताई करें। समझ गए, ये हमारा पॉइंट इसी का यहीं पे कंप्लीट। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, मल्च का प्रयोग, नमी का संरक्षण किस प्रकार से करें, मल्च का प्रयोग। तो बेटा अब देखो मल्च का प्रयोग किस प्रकार से करें। तो मल्च का जो प्रयोग है वो ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी सिद्धांत है हमारा, यानी कि मल्च का प्रयोग कैसे करें, तो ऐसी क्या क्रिया करें, यानी कि जिससे कि हमारी मृदा के अंदर क्या हो जाए, नमी का संरक्षण हो सके। अब नमी का संरक्षण होगा, नमी का संरक्षण होगा तो उसके लिए क्या करना है हमारे को, समझ रहे हो। देखो क्या करते हैं हम, क्या करें, तो देखो मृदा की ऊपरी सतह को, मृदा की ऊपरी सतह को घास फूस या फसल अवशेषों के द्वारा, घास फूस या फसल अवशेषों के द्वारा ढक दें,
घास फूस या फसल अवशेषों के द्वारा ढक दें। हो गया। 4 नंबर पे लिखो, 3 नंबर पे पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन हानि को कम करना। अब क्या होगा कि हमने 2 क्रियाएं तो कर ली, मृदा में जलदान क्षमता बढ़ा दी, अब ऊपरी सतह से आ रहा है तो उससे भी हमने ढक दिया। अब क्या होगा, पादप है तो उससे भी क्या होता है, हमारी जल की हानि होती है। पादप जलों के द्वारा क्या करेंगे, जल और खनिज लवण का अवशोषण करेंगे। खनिज लवण का अवशोषण करने के बाद में क्या हो जाएगी, वो मृदा में या वायुमंडल में वाष्पीकरण के द्वारा फैल जाती है तो उससे भी क्या होती है, हमारे को हानि होती है। तो ऐसी क्रिया में क्या करना है अपने को, तो लिखो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम करें तथा पत्तियों पर पर्णरंध्र बंद करने वाले रसायनों का छिड़काव करें। लिख लिया। अब आ जाओ बेटा 2 नंबर सिद्धांत के ऊपर। अब लिखो ब। इसी में नमी संरक्षण के 3 सिद्धांत हो चुके हैं अपने। अब देखो दूसरा कौन सा है, शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन के सिद्धांत। शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन के सिद्धांत। अब देखो शुष्क कृषि के अंदर फसल प्रबंधन का सिद्धांत किस प्रकार से करें, तो लिखो बेटा शुष्क कृषि में फसलों के चयन, फसलों की किस्म, जुताई, बुआई व खाद उर्वरक, खरपतवार नियंत्रण में निम्न सिद्धांतों की पालना करनी चाहिए। तो 1 नंबर पे लिखो फसलों का चुनाव बेटा। अब इसमें पहला कौन सा है, फसलों का चुनाव। अब फसलों का चुनाव है तो लिखो बेटा सूखा सहनशील व कम अवधि वाली फसलों का चुनाव करें। सूखा सहनशील व कम अवधि वाली फसलों का चुनाव करें, जैसे जवार, बाजरा, अरंडी, मोट, उड़द, मूंग
अरंडी, मोठ, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, तारा मीरा, कुल्थी, तिल, तारा मीरा, कुसुम, चमला आदि, कुसुम, चमला आदि, कुसुम, चमला आदि। लिख लिया। और बेटा इसके नीचे पूरा पृष्ठ खाली छोड़ लो, क्योंकि इसके अंदर शुष्क कृषि की जो फसलों की किस्मों की जो सारणी दे रखी है वो आपको कल लिखवाऊंगा मैं, समझ रहे हो? इसकी सारणी कल लिखवा दूंगा मैं। तो ये पृष्ठ खाली छोड़ दूं, अगला पॉइंट लिखो, या फिर इसी पॉइंट के नीचे लिख लो आप, तो सारणी को आगे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है किस्मों का चुनाव। किस्मों का चुनाव। अब देखो, कम अवधि और सूखा सहनशील फसलों का ही हमारे को यहाँ पे किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जो अलग अलग फसलों की अलग अलग किस्में हैं। तो बेटा और लिख लो, एक बार सारणी बना लो आप, सारणी बना लो आप, बनाओ बेटा सारणी। बनाओ बेटा एक बार सारणी। इस सारणी को कंप्लीट कर लेते हैं आज, बाकी और आगे की पहले सारणी बनाते हैं, क्योंकि बीच में छोड़ा हुआ नुकसानदायक रहता है। आधा ज्ञान वैसे तो आप सभी की सभी, कुछ बच्चे कामचोर भी हो जाते हैं और मेरे वाले तो विशेषकर होंगे। तो बेटा और बनाओ सारणी, कॉलम लिखो, क्रम संख्या, फसल, किस्में, किस्मों और अवधि। इस प्रकार से सारणी बना लो। और ये क्या हो जाएगी? अवधि हो जाएगी, समझ रहे हो? तो लिखो बेटा, एक नंबर पे फटाफट लिखते जाओ बेटा इसको। एक नंबर पे कौन सा जाएगा? बाजरा। बाजरे के अंदर लिखो MH 149, सॉरी 169, और दूसरी आ जाएगी RHB 173 और 177। ये दोनों किस्में, ये कितने दिन में पकती है? लगभग 85 से 90 दिन में, समझ रहे हो? 2 नंबर पे लिखो बेटा जवार CSH 14, SPV 96, ये पकती है 80 से 90 दिन में, 80 से 90 दिन में। तीसरी फसल है मेरा मक्का। मक्का में देखो संकुल अगेती, संकुल अगेती 76, और माही कंचन, माही कंचन 3 9 5 PSM 3 और D 765। ये जो किस्में हैं ये कितने दिन में पकती है? माही कंचन तो पकेगी बेटा 90 से 100,
और ये पकती है 85 से 90 दिन में। समझ रहे हो? इसी प्रकार से आगे लिखो 4 नंबर पे गेहूं। गेहूं में लिखो बेटा D134 D134 मुक्ता राजतीय स्वतंत्र। देखो राजतीय स्वतंत्र 0231 4083 4120 4238 ये पकती है बेटा 115 से 120 दिन में। 115 से 120 दिन में। 5 नंबर पे लिखो जो RD 31 2508 2624 और 2660 2624 और 2660 ये पकती है बेटा 115 दिन में। नेक्स्ट है 6 नंबर पे सोयाबीन। सोयाबीन JS 31 JS 31 RD 2508 JS 335 NRC 37 और JS में लिख लो 9560 2029 और 2034 पब्लिक लगा लो दोनों में। 90 से 95 दिनों में। 90 से 95 दिनों में। 7 नंबर पे लिखो मूंगफली। अब देखो मूंगफली में कौन सी है JL 24 GG 2 TG 39 और RJ 425 प्रताप मूंगफली प्रताप मूंगफली 2 ये पकती है बेटा 90 से 95 दिनों में। नब्बे से 95 दिनों में। आठवां है तिल। तिल देखो RT 137 RT 127 46 346 और ये TS 25। अब देखो ये पकती है 75 से 80 दिनों में
और ये पकती है 100 से 110 दिन में। 100 से 110 लिख लिया। अगली देखो, नेक्स्ट लिखो इसी रूप में। आगे लिखो 9 नंबर पे सरसों। 9 नंबर पे लिखो बेटा सरसों। सरसों में लिखो RH30। RH30 पूसा जय किसान। पूसा जय किसान। पूसा बोल्ड। पूसा बोल्ड। दुर्गामणि। दुर्गामणि। अरावली। अरावली। PR15। PR15 और क्रांति। और क्रांति ये सभी पकती है। अवधि लिखो 130 से 135 दिन में। 130 से 135 दिन में लिख लिया। नेक्स्ट लिखो उड़द। 10 नंबर पे उड़द। उड़द की फसल किस में लिखूं? T9। T9 बरखा। बरखा। पंत U31। पंत U31। प्रताप उड़द 1। प्रताप उड़द 1। RBU। RBU 38। KU। KU 963। KU 963। अवधि लिखो बेटा 85 से 90 दिन। अवधि है 85 से 90 दिन। पिचासी से 90 दिन। नेक्स्ट लिखो मूंग। मूंग की किस्में लिखो K851। 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 पूसा बैसाखी। पूसा बैसाखी। पूसा बैसाखी। RMG 62। RMG 62। कोमा 268। कोमा लगा करके 268। कोमा 344। ये सभी किसकी किस्में हैं? मूंग की RMG की ही वैरायटी हैं अलग अलग। समझ रहे हो? आगे लिखो SML। SML 668। SML 668। IPM 02। ऐसा लिखना है बेटा IPM 02/3 डैश लगा करके। अवधि लिखो बेटा 60 से 80 दिन। अवधि है 60 से 80 दिन। नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट किस में लिखो मोट। मोट। मोट के अंदर लिखो RMO वैरायटियाँ। RMO 40। RMO 40 225
435 और 257, 225, 435 और 257। CZM 02 02, इनकी अवधि लिख लो इनके सामने, इसी में आएगी। 62 से 65 दिन, 62 से 65 दिन, इसी में लिखो अगली किस्म, अगली लाइन में जड़िया ज्वाला, जो जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से विकसित की गई है, जड़िया और ज्वाला, इनकी अवधि है 80 से 90 दिन। और इनकी अवधि इसी में अगली लाइन में लिखो ICPMO, ICPMO 880 90 से 100 दिन, 90 से 100 दिन। अगली किस्म लिखो चमला, चमला, इसी किस्म लिखो C152, C152, FS 68, FS 68, RC 19-101, RC 19-101, RCP 27, RCP 27, इनकी अवधि है 65 से 70 दिन की। नेक्स्ट लिखो गवार, गवार, इनकी लिखो दुर्गापुरा जय, दुर्गापुरा जय और दुर्गापुरा सफेद, ये अपनी जयपुर से निकाली गई है, कृषि भवन दुर्गापुरा, राजस्थान कृषि भवन से। दुर्गापुरा जयपुर, जय का मतलब जयपुर, और दुर्गापुरा सफेद, इनकी अवधि है 100 से 115 दिन में पकती है, 100 से 115 दिन। अगला लाइन लिखो इसी में RGC, RGC 936, 936, 1003, 1003, 1055, 1055, 1002, 1031, 1031, इनकी अवधि है बेटा 85 से 90 दिन की। इनकी अवधि कितनी है? 85 से 90 दिन। नेक्स्ट लिखो अगली फसल चमला, चमला में लिखो दोहद येलो, ऐसा दोहद येलो, दोहद येलो, RS 10-11, RS 10/10 और 11, RSG 888, 888, इनकी अवधि है बेटा 90 से 105 दिन, 90 से 105 दिन, 90 से 105 दिन। SG 894, 973, 902, 991 और 974, इनकी अवधि है 130 से 135 दिन। अब लिखो अरहर, अरहर इसकी किस्में लिखो प्रभात, प्रभात कोमा UPAS 120,
UPAS 120, UPAS 120, ICPL 151, 151, 87, 151, 87 और इनकी अवधि लिखो 115 से 120 दिन, 115 से 120 दिन। और T21 इसकी अवधि है 140 से 180 दिन की, 140 से 180 दिन। अब हम आज की क्लास में यहीं तक, अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।